With this lecture, we start with the course of Development Economics, which is a semester 5 paper. And the course for the same has been discussed. You can check the description box for the syllabus and the minutes of meeting. So this is lecture number 1, where we discuss chapter number 1 of Todaro, and this is unit number 1. So जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, it is a very interesting paper. We can connect this subject with our current affairs as well. That makes the paper even more interesting when we can connect it with the present world. Another thing is that whenever we talk of growth in everyday scenario in newspapers, development is a missed angle. अभी हम जाकर उसको इंक्लूड कर रहे हैं, बट इन मेनी सिचुएशंस ग्रोथ इज एम्फसाइज्ड. बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, बट वो हम उन डेवलप नहीं कह सकते उनको, क्योंकि उनमें बेसिकली ग्रोथ को वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे डेवलपमेंट में बिकॉज ऑफ सम हिंड्रेंसेस. तो अब हम इस चैप्टर में और हम इस सब्जेक्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस स्टार्ट करेंगे. क्यों बाकी कंट्रीज जो हैं ग्रोथ रेट में डिफरेंट है, क्यों कंट्रीज जो हैं वो डेवलपमेंट में डिफरेंसेस हैं, क्यों एक कंट्री हेल्थ में बहुत बेटर है rather than the other country, why some country is better in sanitation and other is poor in sanitation. So we discuss all these angles in this course and in this lecture. So as you can see in the फर्स्ट पिक्चर, सो हमें एक तरफ दिख रहे हैं स्लम एरियाज. यू कैन सी ऑन वन साइड देयर इज स्लम एरियाज एंड ऑन द अदर साइड ये जो नीचे वाली पिक्चर है, यू सी अ वेरी वेल डेवलप्ड ब्रिज, राइट? सो नाउ दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंसेस दैट वी नोटिस इन एवरीडे सिनेरियो. अगर हम विद इन इंडिया की बात करें तो देयर आर countries, there are places, slums, where the standard of living is very poor, right? When I say standard of living, I am referring to the development. Development बहुत कम है, incomes बहुत कम है. Within India only, there are areas, very posh areas with very good development indicators. Hygiene है, sanitation है, health facilities बहुत अच्छी है, and so on. सिमिलरली अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें, अफ्रीका की बात करें, इतनी पॉवर्टी है, इतने लोग मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और उसके बाद अगर ऑन द अदर स्टॉक हम अमेरिका की बात करें, वहां पर एक पुअर पर्सन के पास भी टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या कलर टीवी की अवेलेबिलिटी है, खाना है एक नॉर्मल पुअर इंसान के पास. तो इतना डिफरेंसेस है कि वहां का पुअर और वहां के पुअर में भी बहुत ज्यादा स्टार्क डिफरेंसेस है. तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं ऑन द फर्स्ट प्लेस? इन डिफरेंसेस का मतलब क्या है? क्या अगर वो कंट्रीज ग्रो कर ले, क्या अफ्रीका का ग्रोथ रेट बढ़ जाए तो ये डिफरेंसेस क्या ऑटोमेटिकली चले जाएंगे? सो हियर वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता क्या है. जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो एंड इफ यू आर इवन सिटिंग फॉर द इंटरव्यूज, सो दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन आस्क कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ इज बेसिकली हमारा जो जीडीपी है, यानी हमारी प्रोडक्शन साल भर साल कितनी बढ़ रही है, उसको जीडीपी मेजर करने के लिए हमें पता है इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, राइट? लेकिन अब क्या होता है कि जब ये ग्रोथ बढ़ रही है तो हर कंट्री जो है इस ग्रोथ को अलग तरीके से यूज करती है. कुछ कंट्री ये ग्रोथ बढ़ने से क्या कर रही है, ऐसी चीजों पे खर्चा कर रही है जिससे उसको कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही. जैसे कि अगर ग्रोथ बढ़ गई, मैंने सब्सिडीज दे दी, ठीक है, मैंने पुअर के लिए ऐसी सब्सिडीज दी जो वेस्ट जा रही है, या कह लो करप्शन में ये पैसा चला गया, तो ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही. लेकिन अगर मैंने ये ग्रोथ को यूज किया टू improve my health and education sector, if I improve it, if I use this growth to improve my sanitation facilities, to improve my hospitals, तो अब ये जो ग्रोथ है इसको हम कहते हैं इससे डेवलपमेंट हो रही है. अब एक चीज आती है कि ग्रोथ से हो सकता है डेवलपमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ से डेवलपमेंट जो है वो ना हो. ग्रोथ से डेवलपमेंट कब नहीं होगी? जब हम सही जगह पर अपनी जीडीपी का खर्चा नहीं कर रहे, तो यानी ग्रोथ है हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है. अब दूसरी चीज, क्या डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना हो सकती है? वो भी नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करना है. आई कैन नॉट हैव अ डेवलप्ड इकोनॉमी without having the resources, without having the growth. So that means if I want development, growth is a prerequisite. But on the other hand, अगर growth हो रही है तो जरूरी नहीं है कि development हो. So this was the discussion about growth and development. Do comment, do let comment कि what is growth and development for you? What do you think about that?
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो मॉस्पी या एनएसओ इंडिया के कंटेक्स्ट में इशू करती हैं, ठीक है। दिस इज द, अगेन वी नो व्हाट इज ग्रोथ, दिस इज द सेम स्टोरी दैट वी टॉक। अगर मैं डेवलपमेंट के डिफरेंट एंगल्स की बात करूं, तो व्हाट आर द डिफरेंट एंगल्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर इंडिया? इंडिया के केस में ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, 6 to 7%, लेकिन क्या हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो उसमें न्यूट्रिशन जो है वो कैसा जा रहा है? जो पुअर लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्लम एरियाज में हैं, क्या वो अभी भी अंडर वेट है? क्या वो स्टंटेड है? स्टंटेड मतलब उनकी हाइट उतनी नहीं है जितनी उनके वेट के हिसाब से होनी चाहिए। क्या उनकी ग्रोथ स्टंटेड है? उनकी हाइट्स कम है? क्या उनके वेट्स कम है? आर दीज किड्स स्टंटेड? So that in that case, we cannot call ourselves developed. If, even if we are growing at 6 to 7%, one of the fastest growing economy, but if we have people, kids in the slum areas who are deprived of the basic sanitation, of the basic healthcare facilities, we cannot call ourselves developed. अदर थिंग, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, 6 से 7%। अगर हमारा टोटल जीडीपी में ग्रोथ रेट है तो वो जीडीपी पॉपुलेशन में भी तो डिवाइड होगा। अब ये पॉपुलेशन हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं इस पॉपुलेशन में, तो हमारा खर्चा भी ज्यादा बढ़ेंगे, चाइल्ड केयर में खर्चा बढ़ेगा, हमारे ओल्ड एज पे खर्चा बढ़ेगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी अगर बढ़ रही है तो ग्रोथ, हमें जीडीपी नहीं, जीडीपी पर कैपिटा मेजर करने की जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि ग्रोथ से डेवलपमेंट होगी भी या नहीं। उसके बाद हमें ये भी एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, हमारी कौन सा एज कॉम्पोजिशन क्या है। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या वर्किंग लोग ज्यादा हैं, या बच्चे ज्यादा हैं, बूढ़े ज्यादा है, डिपेंडेंट ज्यादा है? तो अगर वर्किंग क्लास ज्यादा है, then only we can say our country is truly moving towards growth and development. Then next we have education. If even if we are growing, education should improve. Only हमारा skill set बढ़ेगा, हमारा school education बढ़ेगा, तभी the lowest strata of the people can develop, right? हो सकता है ये जो growth आ रही है सिर्फ high end से आ रही है, तो education से क्या होगा? If everyone, if the people, if the students of the slum area are एजुकेटेड, क्वालिटी एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, तभी हम एक लेवल के बाद अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, अच्छी इनोवेशन कर पाएंगे, और हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगी। वरना अगर हम एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ तो होगी बट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगी। फिर क्या हमारी ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट हो रही है? क्या हमारी जॉब्स क्रिएट हो रही है मार्केट में या नहीं? क्योंकि 2000 से 2008 में एक सिचुएशन आई थी जिसको हमने बोला था जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ तो हो रही है पर हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। तो जब हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही तो काफी लोग हैं जो पुअर रह जाएंगे। और ये जो ग्रोथ है, जो जॉबलेस ग्रोथ है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। ग्रोथ तो बढ़ी है लेकिन क्या हमारी रोड्स का है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहे हैं? ग्रोथ बहुत ज्यादा है बट द रोड्स वी ट्रैवल एवरी डे माइट नॉट बी डेवलप्ड, इन दैट केस वी कैनॉट कॉल आवर कंट्री टू बी डेवलप्ड। How is the environment situation of our country? Is the pollution growing? And how is the sanitation facility? How is the healthcare facility? देखो sanitation अच्छा होगा, अभी कोविड आया, कोविड showed the world how ill prepared we are as an economy when it comes to sanitation, healthcare facilities. So अगर हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा भी हो रही है और हम ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, so we are not a developed economy. We should make attempts to translate that growth into development. देन हाउसिंग, बेसिकली अगर हमारे जो कच्चे हाउस बहुत ज्यादा हैं, हमारे जो पुअर स्लम एरियाज हैं वहाँ कच्चे घर बहुत ज्यादा है, हाउसिंग पे डेवलपमेंट नहीं है, तो देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू कॉल दिस ग्रोथ एज डेवलप। So that way, housing is very important. Then transportation is very important. We should not just have private transport, but we should have good government transport, good public transport. Uh, that is a signal of a developed economy when we have good buses, when we have good metro and good connectivity. फिर कुकिंग ऑयल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हमारे रूरल एरियाज में आज भी केरोसिन, आज भी बर्न करके यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए। सो दैट इज नॉट अ पैरामीटर फॉर डेवलपमेंट। अ डेवलप्ड कंट्री यूजेस manufactured burners rather than kerosene or any kind of fire. So these were all, this is all an introduction where we discussed कि growth versus development है क्या। अब हम formally टोडारो के पॉइंट से समझते हैं कि व्हाट पॉइंट्स डज टोडारो चैप्टर 1 मेक। देखो टोडारो सबसे पहले अपने पूरे
क्लासेस को, स्ट्राटास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. वन इज द बॉटम स्ट्राटा. These include all the people who are living less than $1.9 per day per person. These are classified as poor. They are classified, they are in extreme poverty by the World Bank. So Todaro says this is the bottom strata. इसमें more than 1 billion लोग जो हैं, they are there. और ये जो लोग हैं ये सिर्फ पुअर नहीं है, दे हैव मल्टीपल डेप्रीवेशंस. इनकी हेल्थ पुअर है, इनकी एजुकेशन पुअर है, इनकी सैनिटेशन पुअर है. ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं. दिस इज बेसिकली एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट है और अपना अपना खुद ही खेती बाड़ी करके दे टेक केयर ऑफ देयर मील्स. देन देयर हाउसिंग इज पुअर एंड सो ऑन. दिस इज द फर्स्ट स्ट्राटा, द बॉटम मोस्ट स्ट्राटा. Then the second strata are the people who are living less than or equal to 3.8% per person per day, and number are 3 billion people are there. अब ये लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट तो है. ये ऐसा नहीं है कि गैस, ये जो फ्यूल है गैस बेसिकली फायर यूज कर रहे हैं, ये केरोसिन यूज कर रहे हैं और वाटर भी ये टैप से ले रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये सी में, वो ओशन में, लेक में जाकर पानी भर के आ रहे हैं. दे आर हैविंग टैप्स. बाइसाइकिल्स भी ओन करते हैं, कुछ तरह की इनकी ओनरशिप भी है, एसेट ओनरशिप. लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है इनकी इनफॉर्मल है. तो ऑल्दो ये सेकंड लोएस्ट में आते हैं, लेकिन अगर बाकी रिच के हिसाब से देखें तो दिस इज नॉट अ वेरी वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो ज्यादा ये थर्ड जो है, सेकंड हाईएस्ट आते हैं ये लोग. $15 पर पर्सन पर डे अर्न करें. 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग इस स्ट्राटा में हैं. ये सेकंड हाईएस्ट स्ट्राटा है. अर्बन एरियाज में ज्यादातर हैं. मोबाइल फोन्स होते हैं इनके पास, मैन्युफैक्चर्ड बर्नर्स होते हैं, ये केरोसिन पे नहीं रिलाई कर रहे. दे हैव मैन्युफैक्चर्ड बर्नर्स. देन हाईएस्ट आता है जिसमें 1 बिलियन पेयर हैं. और जो दीज आर द पीपल हु आर लिविंग विद $75 पर पर्सन पर डे और मोर देन दिस. तो टोडारो ये 4 स्टेटस को बताता है. तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू टोडारो what are the 4 stratas and what are the living conditions under these strata. तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रेटा मेरा बॉटम मोस्ट है कि उसमें कितने लोग हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या है. फिर उसमें मल्टीपल डिप्रीवेशन आती है और ये जो अभी पॉइंट्स है इसको भी हम और एलैबोरेट करेंगे. फिर हमारा सेकंड लोएस्ट आता है, यानी उससे थोड़ा ऊपर. फिर उसका नंबर बताएंगे कितने लोग हैं और ये सब. एंड देन थर्ड और फोर्थ की हम जो अभी हमने बातें करी ये डिस्कस करेंगे. ये डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस क्या करते हैं, ये जैसे 4 टाइप है, इनके कुछ क्लासिफिकेशन दिए हैं कि लोअर स्ट्राटा कैसे कुकिंग करता है, कैसे फूड अपना बनाता है लोअर स्ट्राटा, कैसे एजुकेशन अपनी करता है लोअर स्ट्राटा. एंड देन सेकंड लोएस्ट क्या करता है, देन सेकंड हाईएस्ट क्या करता है, देन हाईएस्ट क्या करता है. तो ये 4 स्टेटास की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यू कैन गो अबाउट दैट. एंड जरूरी नहीं है कि हमें हर एक चीज लर्न करनी है, हमें ओवरऑल एक आंसर लिखना आना चाहिए, वेल मेंटेन्ड आंसर की जिसमें हम हाईलाइट करें कि ये नंबर है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स. जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर एक एक पॉइंट लर्न करना है, हमें बस एक ओवरव्यू होना चाहिए कि अगर टोडारो के हिसाब से 4 स्टेटास हमसे पूछ लिए तो इस स्टेटा में ये आता है, इस स्टेटा में ये आता है. यू कैन गो अबाउट दिस. दिस इज वेरी वेल अ पार्ट ऑफ दीज रीडिंग्स एंड आई विल शेयर दिस लेक्चर नोट्स एज वेल विद यू. ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इस लेक्चर सीरीज में क्या है हमारे पास, हम करेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस. Then if you have any doubts, we will take those. Then you will get lecture notes. Lecture notes ये जो भी हम lecture इसमें डिस्कस करते हैं और ये जो हम ऐसे नोट्स बनाते हैं ये बहुत फ्रेंडली होते हैं क्विक गो के लिए. इसका मतलब ये नहीं है हमें रीडिंग नहीं पढ़नी, बट कई बार क्या होता है जब हम लेक्चर नोट्स देखकर रीडिंग पढ़ते हैं तो वो फटाफट ग्रास्प होती है और कुछ पार्ट जो बहुत मुश्किल है वो हम छोड़ भी सकते हैं अगर लेक्चर नोट्स हमने देख लिए. उसके बाद हम पास्ट ईयर्स डिस्कस करेंगे. और ये सब चारों चीजें के लिए देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can refer to that for the full course. बीच बीच में I will keep uploading some videos on YouTube which I feel is it should be there for everyone, but for the full course there is a link and you can refer to that link. Then उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक जो है वो क्लासिफाई करता है पर कैपिटा जीएनपी के हिसाब से, वो कंट्रीज को डिफाइन करता है. वो क्या था, माइक्रो लेवल पे था. लोअर स्ट्राटा, अपर स्ट्राटा, ये कंट्री लेवल पे जो है ये डिस्टिंक्शन जो है वो अराइज कर रही है. हाई, अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड लोअर, ये इनका इनकम लेवल है, याद कर सकते हैं. फिर उसके बाद ये जो सबसे हाईएस्ट है जापान, यूके, यूएस, इसमें इतने लोग रहते हैं, 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हियर. देन देयर इज अपर मिडिल कंट्रीज ग्रेटर देन
कितना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अच्छा इंडिया किस में है, यहाँ पर, राइट। उसके बाद लोअर मिडिल में, देन लोअर इनकम में ज्यादा कौन सी आती है, साउथ अफ्रीका आती है। अब अगर ये चीज हम रीडिंग में खुद पढ़ने जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू फिगर आउट दिस। हियर यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन अ प्लेट, कि सब चीजें ऐसे क्लिस्टर क्लियर है। देन उसके बाद डेवलपमेंट में टोडारो बोलता है कि विमेन का एक बहुत ही सेंट्रल रोल है। कैसे? देखो, जब कोई कंट्री की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो ग्रोथ सिर्फ हो रही है तो जरूरी नहीं है विमेन डेवलप्ड है। एक कंट्री जिसकी जो विमेन है वो एम्पावर्ड है, उसके पास पावर है, उसकी लिविंग कंडीशंस अच्छी है, तो वो कंट्री को हम बोलेंगे वो डेवलप्ड है। तो कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें हम एक रोल देखते हैं कि विमेन जो होती है वो पावर में होती हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, एंड दे आर नॉट सप्रेस्ड। ऑन द अदर हैंड, कोई कंट्री है जो अभी बहुत ही लो इनकम कंट्री है, उसने अभी ग्रो करना स्टार्ट करा है, तो हो सकता है कि उनकी जो विमेन है वहां पर डेवलप नहीं दिखेंगी। ऑन द अदर हैंड, यूएस यूके की बात करें, सो वील सी women with lot of rights, we'll see a lot of women in power. So this is a feature of development, that women will be usually in the developed category. सो देन इसके बाद जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमने अभी क्लासिफिकेशंस की बात करी है कि क्या क्या ग्रोथ के हिसाब से सारी बातें करी हैं, तो अभी यहाँ पर हमने जब बात करी डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर अगेन वर्ल्ड बैंक इनकम की बात कर रहा है। अभी भी वर्ल्ड बैंक ने हमारे हेल्थ की बात नहीं करी, एजुकेशन की बात नहीं करी, इससे पहले भी जब हमने बात करी है तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहा है टोडारो। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है तो अभी तक उसने ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट को समझाया है, उसने डेवलपमेंट की अलग से बात नहीं करी। अब अमर्त्य सेन सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ग्रोथ से ऊपर बढ़कर एक इकोनॉमी को जज करने की कोशिश करी। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच को 1998 में इस काम के लिए एक नोबेल प्राइज भी मिला। तो उन्होंने एक अटेम्प्ट करा दैट वी मूव बियॉन्ड ग्रोथ एंड डिफाइन डेवलपमेंट। Amartya Sen says कि a person is not rich or poor just on the basis of his functionings. Functionings माने जो मेरे पास इनकम है, ठीक है, जो मेरे पास फूड है, बट हिज कैपेसिटी टू यूज दैट फंक्शन। तो हो सकता है मेरे पास बहुत इनकम है, बट अगर मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूं और मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं उस इनकम को यूज कर पाऊं, तो इन अ वे आई एम पुअरर देन समवन जिसकी इनकम जो है वो हो सकता है कम हो, लेकिन उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अमर्त्य सेन इनकम से आगे बढ़ के बात करते हैं कैपेसिटी, कैपेबिलिटी टू फंक्शन। बेसिकली मेरी एक इनकम है और उससे एक इंसान क्या कर सकता है, ये मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए, ना ही सिर्फ इनकम। सो दैट मीन्स कैपेसिटी टू फंक्शन की बात करते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्यों फंक्शनिंग्स डिफरेंट होती है, क्यों ऐसा होता है कि हर इंसान की जो एक, सपोज करो 100 रुपीज है, तो हर एक इंसान 100 रुपीज से ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है, यानी उसकी कैपेबिलिटी टू फंक्शन इज मोर, और एक इंसान उससे कम बेनिफिट उठा सकता है सेम $100 से। व्हाई इट माइट हैपन? सो देयर कैन बी वेरियस सोर्सेज ऑफ डिस्पैरिटी। सो नाउ लेट्स रिविजिट वाउ। सबसे पहले देर आर पर्सनल हेट्रोजेनिटीज, यानी कि सपोज वन पर्सन इज मोर हेल्दी देन द अदर पर्सन, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज एबल टू एंजॉय दिस इनकम मोर। वन, सेकेंड, environment diversities. अब क्या होता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ इनकम बट नाउ इट स्टार्ट्स रेनिंग आउटसाइड एंड द वेदर इज वेरी क्लाउडी, एंड नाउ देयर इज अ basically a weather forecast, एक red alert है that I should not move out in the week for 1 week. On the other hand, there is some other country, say Florida, and the weather is great, and people there with even less income, suppose, can go out and have fun. सो इन सच सिचुएशन, बिकॉज हमारे जो इन्वायरमेंट्स है, क्योंकि मेरी कंट्री में ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहां पर वेदर आए दिन खराब कर होता है, तो यानी मैं ये जो इनकम है उसको अच्छे से हो सकता है यूज ना कर पाऊं, तो दैट मीन्स मेरी कैपेबिलिटी टू फंक्शन जो है दैट इज रिड्यूस्ड। पॉइंट नंबर 2, वेरिएशंस इन सोशल क्लाइमेट। सोशल क्लाइमेट, देखो एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक होता है सोशल क्लाइमेट। सोशल क्लाइमेट मतलब हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अब आप एक जॉब पे जाते हो एंड देयर नो वन इज टॉकिंग टू यू, देयर इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू derive happiness from that income. On the other hand, you go to a place where the social capital, social climate is very friendly, you are welcomed, you are valued. In such a situation, your income has value, more value. डिस्ट्रीब्यूशन विद इन फैमिली, अब देखो दिस इज वेरी मच
कॉमन, जब हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हैं, तो यूजुअली हम इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इज वी प्रायोरिटाइज द मेन मेल चाइल्ड। दिस हैपेंस इन रूरल एरियाज। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि अब फैमिली इज वेरी वेल्दी बट अ पर्सन इज गेटिंग मोर एंड द अदर पर्सन इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है कि अ पर्सन डज नॉट डिराइव हैप्पीनेस, और सेम मनी होने के बाद भी उसकी जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाए, बिकॉज डिफरेंस है। डिफरेंसेस इन रिलेशनल पर्सपेक्टिव। रिलेशनल पर्सपेक्टिव मतलब यहाँ पर आ जाता है कस्टम्स, यानी कि कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं जो बहुत ही, सपोज करो, आई नरेट वन इंसिडेंस। सपोज अ वुमन इज आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टम टू बेसिकली डू सर्टेन थिंग्स एज पर द custom, but now she is rich, but now what is happening because of the customs, she is feeling bogged down by the society. Now in such a situation, what will happen? Even when she has the income, she does not has the capability to function in the same way as any other person who is not basically deprived by those कस्टम्स। सो जो हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, ये कई बार हमारी मेंटल स्टेट को, हमारी इमोशनल स्टेट को इफेक्ट करते हैं, जिससे इनकम को यूज करने की जो कैपेबिलिटी है दो लोगों की डिफरेंट हो सकती है। इसको हमने बोला डिफरेंसेस इन रिलेशनल पर्सपेक्टिव्स। और दूसरा हो सकता है, सपोज अ पर्सन इज गोइंग थ्रू मैरिज, बेसिकली बेसिकली basically some problem in his marriage, then what happens, he might or she not might derive happiness from the income। तो इस केस में हम बोलते हैं जो कैपेबिलिटी टू फंक्शन है उस पर्सन की वो कम हो गई है। then death of a loved one, if suppose you have a dog, the dog dies, in that situation achieving happiness for that time won't be possible with enormous amount of money। तो इन अ वे आपकी जो कैपेबिलिटी है किसी चीज से हैप्पीनेस करने की, वो जो है वो फर्क आ जाती है। पोजीशन इन सोसाइटी, हो सकता है कि आप एक बहुत ही लो इनकम सोसाइटी में रहते हैं, बट नाउ यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। सो इन दैट केस यू माइट डिराइव satisfaction, but on the other hand you might stay in a very rich community, but then you might be good in absolute terms, but in relative terms you might feel that I am not good enough। So in the such case your happiness is dependent on these factors। देन फैमिली रिलेशंस, आप फैमिली से कितना पास रहते हैं, दूर रहते हैं। बहुत सिचुएशंस में लोग जॉब के लिए फैमिली से दूर रहते हैं, ऐसे केस में हैप्पीनेस इज अफेक्टेड। देन फास्टिंग वर्सेस हंगर, एक और एग्जांपल देते हैं अमर्त्य सेन कि खाना ना खाना, ठीक है, कोई इंसान मर्जी से खाना नहीं खा रहा, वो फास्ट कर रहा है, तो उस केस में उसकी कैपेबिलिटी टू फंक्शन जो है वो नहीं इफेक्ट हो रही। लेकिन कोई इंसान जिसको खाना नहीं दिया जा रहा, सिचुएशन सेम है, दोनों को खाना नहीं मिल रहा, पर एक सिचुएशन में द पर्सन वोंट बी हैप्पी। व्हाई द पर्सन वोंट बी हैप्पी? बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी टू फंक्शन, यानी उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो बोलने की और उसकी जो राइट्स है वो उससे छीने जा रहे हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी टू फंक्शन इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन दिस केस। तो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, इसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल नहीं है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड, इट इज ऑल्सो योर इमोशनल हेल्थ, इट इज ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। तो अमर्त्य सेन डिड एन अमेजिंग जॉब, क्योंकि ये चीजें अब नहीं हो रही, अब मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट इज कमिंग on very strongly, but now this, if you see 1998 में such a great economist who could pick up what is development and could explain that in such a manner and won the Nobel Prize। so this approach is very very important। जिस तरह मैंने ये समझाया है, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप ये पॉइंट्स भी समझ ले और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो भी करके एक आंसर बना ले, तो यू विल श्योर गेट गुड मार्क्स। बट अगेन डोंट फॉरगेट टू राइट द रीडिंग्स, बट द वे आई हैव एक्सप्लेन द एग्जांपल्स आई हैव गिवन, don't forget to write those in your paper, and also comment section में any example you can think, just write so that we can have a healthy discussion। उसके बाद रीडिंग में टुटारो डिस्कस कर रहा है हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट। तो अब अमर्त्य सेन के डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं कि अब हम डेवलपमेंट को एक हैप्पीनेस एंगल से देखना चाह रहे हैं, कि अगर एक कम्युनिटी जो है वो हैप्पी है तो यानी वो डेवलप्ड है। वेरी इजी, हैप्पी कब होगी? जब हेल्थ होगी। अब देखो कितने पैरामीटर्स को गिनोगे, हेल्थ, सैनिटेशन, उससे अच्छा ये है कि एक एंगल गिनते हैं हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स। अब हैप्पीनेस जो है वो हेल्थ पे भी, सब चीजों में जो है वो डिपेंड करती है। अब इसमें अमर्त्य सेन का भी कंसेप्ट जो है इंक्लूडिंग हो जाता है।
अब इसमें देखो, हैप्पीनेस के लिए अगेन एक बात है कि अगर कोई फाइनेंशियली सिक्योर होना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के बिना हैप्पीनेस आ जाएगी, राइट। बट अगर कोई फाइनेंशियल सिक्योर है तो जरूरी नहीं है हैप्पीनेस बढ़े। तो व्हाट वी सी इज दैट हैप्पीनेस, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, स्टार्टिंग में जब इनकम बढ़ती है तो हैप्पीनेस बढ़ती है, बट किस रेट पे बढ़ती है? डिक्रीजिंग रेट। और एक पॉइंट के बाद, आफ्टर अ पॉइंट, ये जो रिलेशनशिप है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी एक पॉइंट तक इनकम बढ़ने से हैप्पीनेस बढ़ती है, एक पॉइंट के बाद इनकम बढ़ने से हैप्पीनेस नहीं बढ़ती, और ये जो रिलेशन है ये होता है, हमने अक्सर स्टडीज में देखा है। उसके बाद रिचर्ड लेयर्ड है, ये हैप्पीनेस के बारे में कुछ बोलते हैं कि 7 फैक्टर्स हैं जो नेशनल हैप्पीनेस को इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स में यू कैन गो इन द रीडिंग्स। इन्होंने हेल्थ की बात करी है, एजुकेशन की बात करी है, फ्रीडम की बात करी है, स्पीच की बात करी है, एंड राइट्स की बात करी है। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो अभी तक हम डिस्कस करें, ये 7 फैक्टर्स यू कैन गो अबाउट। और फिर ये एक एग्जाम्पल भी देते हैं, रिचर्ड कहते हैं कि नाउ जिम्बाब्वे की बात करें, नॉट, अब जिम्बाब्वे की जो इनकम्स हैं वो इंडोनेशिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम देखें जिम्बाब्वे के लोग जो हैं, they are not as happy as the people of Indonesia. So that means even in spite of the fact that incomes are higher, 4 times higher, we do not find the people to be as happy as Indonesia. So that means why do they say that? Because in Indonesia we see a large amount of social capital. Social relationships are good. People trust each other. There is a sense of belongingness. So social fact capital plays a very crucial role when it comes to happiness. So on the other hand, when we talk of countries which are very rich, for example US, there is an element of loneliness, depression. So this is a very important factor in your happiness, which has been pointed by Richard Laird. So this is all we have discussed. Capability approach हो गई, रिचर्ड लेयर्ड की बातें हमने डिस्कस कर ली। लेयर्ड के जो पॉइंट्स हैं ये यू कैन गो, जिम्बाब्वे's इनकम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडोनेशिया बट पीपल डोंट रिपोर्ट हैप्पीनेस। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये बात कर ली कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्यू जिम क्यू बेसिकली, और क्या इंडाइसेस है, अमर्त्य सेन की अप्रोच डेवलपमेंट की बात कर ली। ठीक है, कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पहले अमर्त्य सेन आते हैं, फिर हैप्पीनेस की बात करते हैं। अब इसको अकाउंट में लेने के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई इंडेक्स भी तो बनाएगी ना। अब हम ग्रोथ ही मेजर करते रहेंगे या कहेंगे कि रुको, हमें अब हैप्पीनेस को, हमें अब डेवलपमेंट को मेजर करना है। सो नाउ गवर्नमेंट takes an effort to measure that by गिविंग द SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अब हमने 17 गोल्स अपनाए हैं जो ग्रोथ से थोड़ा हटकर हैं, ग्रोथ, और हम वो 2030 तक अचीव करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसको एंड करें, लाइफ की क्वालिटी हम उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन SDGs के प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट के लिए, कि एक तो जो सारे गोल्स हैं वो इंटर रिलेटेड होंगे। ये नहीं है कि अगर हमने पावर्टी एंड कर दी तो एजुकेशन जो है और पावर्टी जो है वो रिलेटेड है, जब लोग एजुकेटेड होंगे तभी पावर्टी एंड हो पाएगी। तो वी फोकस ऑन द इंटर रिलेशन ऑफ दीज, यूनिवर्सैलिटी, हर नेशन को ये अचीव करना है, सिर्फ एक नेशन से नहीं होगा। देन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, बेसिकली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे स्टेप्स हम लेकर छोड़ दे, हमें बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम अल्टीमेटली आउटकम जो है वो अचीव कर ले। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अप्रोचेस है। अब हम डिस्कस करें प्रैक्टिकली डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 17 SDGs दिए गए थे जिसके इतने टारगेट्स हैं, दे हैव टू बी अचीव बाय 2030, वी आर येट टू अचीव रीच 2030, सो दीज आर येट टू बी अचीव। we'll take a 1 minute break here. अब जब हम SDGs की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं था ये SDGs एकदम 2015 में आ गए, इससे पहले हमारे पास MDGs थे, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले UN ने 8 ये MDGs दिए थे, और वो 8 MDGs क्या थे, इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, टेक 2 minutes एंड गो अबाउट इट। हंगर पावर्टी खत्म करेंगे, एजुकेशन, सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम अचीव करेंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि ये जो गोल्स थे ये अबॉलिश करके 2015 में हम SDGs लाए। ठीक है,
हमने बोला कि ये बहुत एम्बिशियस नहीं थे, ठीक है, मतलब कि बहुत बेसिक गोल्स थे। उसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म था ये एमडीजीज का कि अब क्या होता है कि अगर हमें पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है तो उसके लिए एजुकेशन को अपलिफ्ट करना भी जरूरी है। तो ये जो दोनों का इंटर रिलेटेडनेस था वो कवर नहीं हो रहा था। तभी आप देखोगे जब हम एसडीजीज हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो था इंटीग्रेशन, तो यानी ये इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि ये एमडीजीज जो इससे पहले थे 2000 में उसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ पावर्टी खत्म करने नहीं है, हमें हमें लोगों की इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी खत्म करना है, यानी कि पावर्टी खत्म करने के बाद हमारा जो सेकंड गोल है वो अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए। और इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी यानी कि अगर कोई इंसान यहाँ पर बहुत ही कम अर्न कर रहा है एज कम्पेयर टू कोई पॉवर्टी लाइन के बहुत पास है, तो यहाँ पर इस इंसान को अपलिफ्ट करने की जो स्कीम्स होनी चाहिए जो बहुत कम अर्न कर रहा है वो अलग होनी चाहिए। तो ये एमडीजीज में ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को नहीं देखा गया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ चीजें थी जिसपे गोल्स थे ही नहीं। 8 एमडीजीज थे, अब 17 एमडीजीज है, यानी कि हमने और बहुत एरियाज इंक्लूड करे, जैसे जेंडर के बारे में हमने बात करी, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी, एग्रीकल्चर के बारे में हमने बात करी, एंड सो ऑन, ठीक है। बट एमडीजीज जो थे ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं करा, कुछ चीजें अचीव भी करी। हमने पावर्टी में जो लोग $1 अ डे से बेसिकली कम कमा रहे थे उसको 50% से घटा दिया, पावर्टी में 50% रिडक्शन हम देखने को मिलते हैं। फिर हंगरी पीपल जो थे उनमें भी हम देखते हैं दैट देयर हैज बीन रिड्यूस्ड, इनरोलमेंट्स काफी ज्यादा हुए स्कूल्स में, ये हमने देखते हैं। फिर अंडर 5 मोर्टालिटी 41% से घट गई, मटर्नल हेल्थ जो थी वो कम हो गई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का गोल अचीव हुआ, सेवरल डिजीजेस जो थी वो हो गई। तो ऐसा नहीं था ये जो एमडीजीज थे जो 2000 में आए 8 गोल्स के साथ ये वेस्ट थे, नो। बट नाउ एसडीजीज आर बेटर बेटर, क्योंकि एक तो ये इंटर रिलेटेडनेस को कंसिडर करते हैं, हर नेशन को साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी पे फोकस करेंगे, एंड देन और भी तरह के गोल्स लेंगे, लिमिटेड नहीं है, आर्ट्स के लिए 17 गोल्स है, और मेजर स्टेप्स लेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक पॉवर्टी के लिए छोटी सी स्कीम लाए, बहुत अच्छे स्टेप्स लेंगे ताकि अचीव हो। लेकिन अब ये जो एसडीजीज है इनके भी अपने क्रिटिसिजम्स है, क्या क्रिटिसिजम्स हैं इसके, लेट्स सी। सी नाउ इन दिस केस अगर हम बोल रहे हैं एसडीजीज में कि जो भी लोगों की इनकम इससे कम है उनको हेल्प करो, एमडीजीज में क्या दिक्कत थी कि ये जो कम, इन दोनों में कोई फर्क नहीं करा गया, इन दोनों के लिए अलग मेजर्स नहीं लिए गए, लेकिन एसडीजीज में इसके लिए अलग मेजर लिए गए। लेकिन एसडीजी में ये बात नहीं देखी कि अगर कोई $1.9 कमा रहा है और कोई $2.1 कमा रहा है तो देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इनको डिफरेंटली क्यों ट्रीट करा गया, वाई आर वी ट्रीटिंग दीज पीपल डिफरेंटली, दे आर नॉट डिफरेंट, वी शुड नॉट ट्रीट देम डिफरेंटली। देन गोल्स बहुत ज्यादा थे, कंफ्यूजन होगी, राइट। वन गोल अचीव होगा तो हो सकता है उसके दूसरा गोल रह जाए, इतने सारे गोल्स हैं। देन अदर थिंग, हर गोल को एक जैसा माना गया। अब इसमें क्या आता है कि देखो, अगर कुछ ऐसा गोल है जिसमें हंगर को खत्म करना है तो वो गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू द गोल जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं देखा गया, हर गोल को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। लेकिन एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि गोल्स को ना वेटेज देनी चाहिए थी, कि जो गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा हायर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हंगर कम करना है ये सबसे ऊपर वाला गोल होना चाहिए, अगर हंगर अचीव होगा तभी तो बाकी गोल्स अचीव होंगे, लेकिन इसमें कुछ डिस्टिंक्शन नहीं करा गया और सब गोल्स को एक जैसा माना गया। और अब क्या करा गया कि जब आप गोल्स अचीव कर रहे हो तो अब उसके साथ स्कीम्स नहीं लिंक करी गई। फॉर एग्जाम्पल, हम पावर्टी जो है खत्म कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके लिए हमने राशन कार्ड जो है वो दिए पुअर लोगों को, राइट। अब इसमें क्या है कि ये लिंकिंग मिसिंग थी कि पॉवर्टी एंड करने के लिए ये जो राशन कार्ड दे रहे हैं तो ये स्कीम नहीं लाई गई, एक जनरल एक्सपेंडिचर कर दिया गया पॉवर्टी एंड करने के लिए। दे वर नॉट लिंक टू सम स्कीम्स दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। जब हम बेसिकली मनरेगा है और ऐसी स्कीम्स है, जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या स्कीम है, एमजी मनरेगा, तो हमने क्या करा कि पॉवर्टी तो एंड करनी है बट
क्या स्कीम्स लाई जाए उसके बारे में और उसको लिंकिंग जो करी जाए स्कीम से, दैट वाज मिसिंग. सो दीज वर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ योर एसडीजीज. तो आइए देख लेते हैं. कई बार ये भी पूछ लेते हैं हमें इसकी 17 एसडीजीज क्या थे वो बताओ. सो यू कैन गो थ्रू दिस टेबल, टेक अ मिनट एंड गो थ्रू दिस टेबल. This would finish our chapter number 1. Okay. So go through this table. So this finishes your chapter number 1. In the next lecture, that is lecture number 2, we start with chapter number 2 of Todaro. And I am repeating that in the description box, you can find the minutes of the meeting. Lecture 1 is done with this, and I have, or there is a link to the full course of development economics in case you are interested, and other things. कुछ important videos हम upload करते रहेंगे on the YouTube channel only, but for the full course you can refer to the link over here. That was all.